से शेयर चले हैं एफपीओ के बाद पुरानी हिस्टोरिकल पूरा डेटा देने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का ईटी हाउस स्वदेश पे स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात आज नेचुरल गैस की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट का रुख देखने को मिला है। अगर अगस्त 2022 के हाई से देखें तो वहां से करीब करीब दाम 70% तक नीचे आ चुके हैं। एमसीएक्स पर 240 रुपए के भी भाव आज इंट्राडे में नीचे आ गया। जतिन जी, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? नेचुरल गैस में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है? महीने भर में 32% तक दाम गिर चुके हैं। देखिए, सिक्लिकल है। इसका रुझान जब पॉजिटिविटी का रहता है तभी ये सरप्राइजिंगली हायर साइड पे भी इसी तरह से प्राइजेस जो है वो पीक करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से इस बार विंटर सेशन के अंदर हमने एक लेट विंटर सेशन देखा है, विंटर सीजन देखा है, उसके साथ में ही जो आगे चलते हुए जो डिमांड आउटलुक है उसको भी लेकर के थोड़ा सा अनिश्चितताएं बनी हुई हैं नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि रिसेशनरी फियर्स थे, उसके साथ में एनर्जी मार्केट में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चल रहा था, चाइनीज मार्केट बंद था, तो वहां से भी डिमांड की आउटलुक जो है वो बहुत ज्यादा निकल के नहीं आ रही थी कमोडिटीज के लिए। लेकिन अभी कैसा फैक्टर्स यही है कि विंटर सेशन के हिसाब से जो डिमांड निकल के आनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है, और उसके सामने जो बहुत ज्यादा समय तक, जो 3 से 4 महीने तक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विंटर सेशन रहना चाहिए, वो नहीं रहा है। बहुत कम समय के लिए विंटर सेशन रहा, विंटर सीजन रहा है इस बार का। तो इसके हिसाब से जो डिमांड लेकर के आनी चाहिए थी वो नहीं रहने वाली है आगे चल के भी। और जैसे हम समर सीजन में आएंगे तब तो आपको पता ही है, वहां पे तो प्रोडक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है नेचुरल गैस में। तो इसी के कारण मार्केट ऑलरेडी पहले से ही प्राइसिंग कर चुका है ये सब फैक्टर्स को, और जो हैवी पोजीशन जो शॉर्ट की बनी हुई है वो इसकी वजह से अभी भी मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो नहीं दिखने मिल रही है। जब भी हायर साइड पे एस्केलेशन आता है वहां से तुरंत मुनाफा वसूली आ जाती है। अभी फिलहाल हमारे ट्रेडर्स के लिए एडवाइस यही रहेगा कि पोजीशन इसके अंदर जो है, अगर आप एग्रेसिव नहीं है तो प्लीज इसको अवॉइड ही कीजिए। मैं हर हफ्ते वही एडवाइस देता हूँ कि ओनली जो बहुत ही हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनके लिए ही ये काउंटर है। हाई रिस्क ट्रेडर्स का मतलब यही रहता है कि अगर आप ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है किसी कमोडिटीज में, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, क्योंकि इस काउंटर के अंदर आपको ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन की ओपनिंग जो है वो एवरीडे देखने मिल जाती है। लेवल स्पेसिफिकली अब मैं कह लूँ तो जब तक ये काउंटर 260 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक कमजोरी का रुख जो है और दिखाते रहेगा। 245 से 250 के बीच में मिलता है तब शॉर्ट करके चलना है, ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स। फिर से रिपीट करूंगा, 260 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और लोअर एंड में 235 230 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट सेल ऑन रेस की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। रेट स्पेसिफिकली, लेवल स्पेसिफिकली काम करे इसके अंदर। जी विश्व जी। चलिए जतिन, अब अमित जी आपको क्या लग रहा है? आप क्या सलाह दे रहे हैं इन लेवल्स पे? किस तरह से ट्रेड अगर किसी को करना है तो ऑप्शंस में कुछ रणनीति है क्या नेचुरल गैस में? देखिए, इनिशियल जो बायस है वो नीचे की तरफ ही दिख रहा है, जैसे जतिन जी ने भी बताया। और जो जो भी कारण है उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कहीं ना कहीं नीचे आने का कि जो फ्रीपोर्ट एलएनजी का जो टर्मिनल है वहां पर जो एक्सपोर्ट कर रहा था यूरोप को, वो भी शट डाउन हुआ है बिकॉज मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से, और जो वहां पर एक आउटेज हुआ था नवंबर में। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जिससे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूएस जो अपना नेचुरल गैस। तो कहीं ना कहीं दबाव बरकरार है और अभी तो एक लीन पीरियड होगा करीबन मई या जून तक। तो मैं समझता हूँ कि और निचले स्तर हमें देखने मिलेंगे। 220 तक के भाव हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। इसके चलते मैं 225 का पुट लेने की सलाह देना चाहूंगा। करंट मार्केट पे भी लिया जा सकता है। ये व्यू तब तक वैलिड होगा जब तक 255 के ऊपर फ्यूचर्स में दाम नहीं निकलते, और डाउनसाइड में 220, और एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि 210 तक भी हमें दाम देखने मिले। तो 225 का पुट लेके चला जा सकता है करंट मार्केट की सलाह अभी भी आ रही है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर की आज बात कर लेते हैं। अब वो ये है कि अब ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगाई है। हमने आपको बताया था कि गेहूं की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए सरकार खुले बाजार में गेहूं बेचने की योजना बना रही है, और सरकार ने फिर 30 लाख टन गेहूं बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ समीर जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या डिटेल्स है?
देश में गेहूं या फिर आटे की कीमतों को नियंत्रित रखने के मकसद से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि ओपन मार्केट में 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं की वो बिक्री करेगी और ये बिक्री राज्य सरकार, फेडरेशन, कोऑपरेटिव या फिर पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके द्वारा किया जाएगा। तो इस बड़े फैसले के जरिए सरकार को उम्मीद है कि जो लगातार कीमतें बढ़ रही थी आटे की या गेहूं की, इसको वो नियंत्रित रख पाने में काफी हद तक कामयाब हो पाएगी। ईटी नाउ प्रदेश ने एक खबर पहले ही दर्शकों को दी थी कि सरकार किस तरीके से इन्फ्लेशन पर निगाह बनाए हुए है और हस्तक्षेप करके कदम उठाएगी ताकि इन कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। लेकिन ये जो ओपन मार्केट में बिक्री को लेकर के सरकार ने फैसला लिया है, इसके पीछे अन्य आंकड़े भी सरकार को मजबूत स्थिति में ला रहे हैं। मसलन सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा 2022-23 जो वित्त वर्ष है, इसमें जो प्रोडक्शन रहेगा वो 112 LMT तक रह सकता है। वीट का, गेहूं का 112 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन। और अगर स्टॉक्स की बात करें, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो स्टॉक रहेगा वो तकरीबन 11 LMT के आसपास रहेगा, यानी कि बफर स्टॉक से 3.5 LMT ज्यादा रह सकता है। यही वजह है कि सरकार अपने आप को काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे देख रही है और इसलिए सरकार ने ये 30 LMT गेहूं को ओपन मार्केट में बिक्री का फैसला लिया है ताकि कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। यानी एक अहम फैसला। शुक्रिया समीर पूरी जानकारी देने के लिए। और आपकी खबर पर मोहर भी लगी है कि सरकार बफर स्टॉक के जरिए यहाँ पर ओपन मार्केट में, खुले बाजार में गेहूं बेचने की तैयारी है। इसका फायदा यही होगा कि जिस तरह से रिकॉर्ड दाम गेहूं के लगातार बने हुए हैं, उससे राहत मिलेगी, चाहे वो कंज्यूमर्स को हो या फिर छोटी जितने भी मिलर्स हैं उनको भी काफी इसका फायदा होगा। चल बने हुए हैं। गोल्ड पे बात कर लेते हैं। गोल्ड अब ऊपरी स्तरों से फिसल रहा है, 250 रुपए नीचे। अमित जी, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज? जी देखिए, फिलहाल जो ओवरऑल आउटलुक है अभी भी तेज बना हुआ है। आज कोर पीसी डेटा है, यानी इन्फ्लेशन का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो फेड फॉलो करता है। तो उसके पहले हम जनरली कोई भी मेजर डेटा होता है इन्फ्लेशन का, हम देखते हैं कि गोल्ड रिट्रेस जरूर करता है। लेकिन मेरा मानना है, जहां तक व्यू का सवाल है, जब तक $1895 से $1900 के ऊपर है, जो व्यू है वो तेजी का बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर टिप पे बाइंग की ही सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि नियर मन जो है वो एक्सपायरी में है। मैं अप्रैल वायदा में 57,000 के आसपास की बाइंग सजेस्ट करूंगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि 57,500 तक हमें भाव देखने मिल सकते हैं, यानी $1950 जो कल के सेशन में हमें स्पॉट में देखने मिला था, वो दोबारा रिपीट हो सकता है। आपका गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे के लिए टारगेट क्या है आज? विश्व जी, देखिए, सिल्वर के अंदर मेरा थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा है इस बार। गोल्ड और सिल्वर के अंदर देखने जाएंगे तो अभी गोल्ड और सिल्वर रेशियो जो है थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम आगे बढ़ सकता है। तो सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी। स्टॉप लॉस जो है वो 68,300 के नीचे रखे, 68,800, 68,700 इस भाव के आसपास ही ले सकते हैं। टारगेट जो है वो 69,500 के आसपास रख सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से ट्रेड रहेगा। इंट्राडे, सिर्फ इंट्राडे पर्पज से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने मिल सकती है आगे चलते हुए, क्योंकि बजट है। बजट का एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कुछ ड्यूटी की कुछ अपडेट्स आ जाती है। वरना रुपए के कारण जो है वो मेन जो मुझे लग रहा है मोमेंटम जो है वो रह सकता है रुपए के मूवमेंट के साथ। ओके, यानी स्विंग ट्रेड के लिए आपको चांदी खरीदने की सलाह जतिन की तरफ से आ रही है। क्रूड पर आपका व्यू क्या है अमित जी? क्या सलाह दे रहे हैं क्रूड में? और ऑप्शन में अगर कोई कॉल है तो वो भी फटाफट से बता दीजिए सर। जी देखिए, वैसे तो क्रूड 6,500 से 6,750 के दायरे में है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में हमें 6,700 710 तक देखने मिलेगा। वहां पर मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा ऊपरी स्तरों पे, और ओवरऑल 6,550 के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं फ्यूचर्स में। जहां तक ऑप्शंस का सवाल है, 6,600 का पुट लिया जा सकता है। 205 के लेवल पे फिलहाल 225 चल रहा है। 205 के स्तर पे पुट लिया जा सकता है 280 के लक्ष्य के लिए, और 170 का स्टॉप होना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। चलिए अब अमित जी, अब आपका व्यू बेस मेटल्स पे क्या है? बेस मेटल्स में अगर कोई टॉपिक चुननी हो तो क्या सलाह दे रहे हैं आज? जी, मैं कॉपर में ही बाय में रहना पसंद करूंगा। मोमेंटम और ट्रेंड दोनों ही अपसाइड है। फिलहाल हम शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के करीब है, जो 790 के करीब आता है फरवरी फ्यूचर्स में। तो मेरा मानना है कि डिप पे बाइंग करें। 784 785 का अच्छा सपोर्ट एरिया है, वहां बाइंग करें। और अपसाइड में जो टारगेट होगा वो फेब फ्यूचर्स के लिए 793 तक का हो जाएगा। जतिन, क्या लग रहा है कॉपर में क्या करना चाहिए? अच्छी खासी तेजी आ चुकी है, अब यहाँ से क्या सलाह है? मेरा भी सलाह कॉपर के अंदर ही है, और दूसरा जो मेटल है मेरा पिक वो रहेगा एल्यूमिनियम के अंदर। दोनों ही बेस मेटल के अंदर बुलिश हूं मैं। कॉपर इंट्राडे पर्पस से ट्रेडिंग रहेगा। 785 786 के आसपास बाय कीजिए, 780 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, और जो टारगेट है वो 793 के आसपास रखें।
एल्यूमिनियम के अंदर एक पोजिशनल पिक है जहां पर 225 के आसपास के लेवल जो फेब्रुअरी वायदा है उसके आसपास बाय कीजिए 225 के पास, 219 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 234 से 235 के टारगेट्स के लिए एल्यूमिनियम के अंदर ही बाइंग कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। अमित जी, क्या लग रहा है एग्री मार्केट में तेजी टिक नहीं पाई? मसालों की शुरुआती कारोबार में तेजी दिख रही थी, क्या करना चाहिए अब? इन मसालों में कोई टॉप ट्रेड है क्या आज के लिए? जी देखिए, डेफिनेटली जीरा में हमने देखा कि खास करके ज्यादा दाम जो है ऊपर टिक नहीं पाए। एक रिट्रेसमेंट जरूर देखने मिली है, 34,500 के स्तर देखे गए थे। हालांकि हल्दी में मेरा जो बायस है वो नीचे की तरफ ही है, तो इसमें यहाँ पर मुझे ज्यादा ताज्जुब नहीं हो रहा है। लेकिन जीरा डेफिनेटली 32,500 के स्तर के जब तक नीचे चलेगा तब तक ऐसा लगता है कि ये करेक्शन जारी रहेगी और पॉसिबल है कि 31,000 के नीचे भी हमें आने वाले कुछ समय में स्तर देखने मिलेंगे 30,800 तक। वहां पर जहां तक हल्दी वायदा का सवाल है, मेरा मानना है कि पोजिशनली इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं है और हम दोबारा 7400 से 7450 तक के स्तर भी देख पाएंगे। तो हल्दी वायदा में भी बिकवाले की सलाह। लेकिन अब वक्त हो गया है बजट एक्सपेक्टेशन जानने के लिए और आज हमारे साथ पीएचडी सीसीआई के चेयर, कैपिटल मार्केट एंड कम्युनिटी मार्केट कमेटी के चेयर बीके सबरवाल साहब है। लंबा अनुभव है कमोडिटी मार्केट का इनके पास। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहली डिमांड ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए जो मार्केट इंटरमीडियरीज है, जो सेबी रजिस्टर्ड है, उनके लिए आप लोगों की क्या डिमांड है इस बार बजट से? हमारी मुख्य रूप से डिमांड यही है कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को या तो खत्म किया जाए या कम किया जाए। वॉल्यूम्स सीटीटी आने के बाद कमोडिटी मार्केट में बहुत कम हो गए हैं और अनऑफिशियल मार्केट, जिसको डब्बा मार्केट कहते हैं, उसमें वॉल्यूम ज्यादा चला गया है। हमें पूरा विश्वास है कि अगर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आधा भी कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को नेट रेवेन्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ज्यादा रेवेन्यू आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है उसके बाद बढ़ जाएंगे। और जैसा आप एक स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि अगर 88E का बेनिफिट भी दे दिया जाता है तो भी जो है वॉल्यूम्स कैपिटल मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों में बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ओके सर, आप लोगों ने क्या इसके अलावा और कौन कौन से प्रपोजल्स भेजे होंगे? आप लोगों ने क्या और डिमांड रखी है? सीटीटी की तो हर साल डिमांड रहती है कि इसे कम किया जाए या हटाया जाए, लेकिन अभी तक तो उस पर कुछ फैसला नहीं है। लेकिन उसके अलावा और कौन सी ऐसी डिमांड होगी आपकी कमोडिटी मार्केट के लिए? कमोडिटी मार्केट में हमने डिमांड तो 2 महीने पहले रख दी थी कि जो एग्री कमोडिटीज में बैन 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, वो नहीं बढ़ाना चाहिए था। नई कमोडिटीज को और इंट्रोड्यूस किया जाए, ऐसा भी हमने मांगा है। अभी आपने सुना ही होगा कि पीछे सोमवार को सेबी में फार्मर्स लोगों ने एजिटेशन भी किया था सेबी ऑफिस के बाहर, और सीपीआई ऑफिस बेरर्स की मंगलवार और बुधवार सेबी में मीटिंग हुई और उस सेबी के ऑफिशियल्स ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी बुधवार को बात की। तो अभी मुझे ये लगता है कि कमोडिटी मार्केट को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को इस बजट में हिसाब से ही लाना चाहिए। एग्री कमोडिटीज पर अगर बैन नहीं हटाया जा सकता तो दूसरी कमोडिटीज भी इंट्रोड्यूस की जाए, ऐसी भी हमने सजेशन दी है। अगर क्या एग्री वायदा को वापस से बजट के बाद भी इस तरह के विंडो तो खुले ही रहते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्या ये वायदा बैन जो एग्री पे लगे हुए हैं 7 एग्री पे, जो 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है, क्या उससे पहले भी इसे हटाया जा सकता है? क्या आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं सर? जो हमारी पोस्ट बजट मीटिंग होगी उसमें भी हम इस बात को रखेंगे और हमने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो इस चीज के अगेंस्ट नहीं थी, पर हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से भी मीटिंग मांगी है और हमें ये एश्योर किया गया है कि उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से हमें मीटिंग बजट के बाद मिलेगी। अब बजट में
4 दिन बाद तो बजट है ही, देखते हैं क्या फैसले आते हैं। उसके बाद पोस्ट बजट आपसे वापस से सब्रवाल साहब बात करेंगे, क्या कुछ हुआ, कमोडिटी मार्केट को क्या मिला और आगे की का क्या रोड मैप है, आप लोगों की क्या योजनाएं हैं, किस तरह से इस मार्केट को बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसके दायरे को बड़ा किया जा सकता है। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। साथ ही अमित सजेजा जी आपका भी, जतिन त्रिवेदी जी आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला और हमारे ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने दिया, पूरा आउटलुक भी समझाया। तो मुनाफे की मंडी को यही समेटते हैं, लेकिन आप